साथियों नमस्कार, मैं सी अहमद अग्रवाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट पर एक सीरीज पर काम कर रहे हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित सारे प्रोविजंस का बड़ी ही बारीकी के साथ, बड़ी ही गहराई के साथ अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे सेक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सेक्शन है 115 TD। 115 TD सेक्शन है जो फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सेक्शन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे ये सेक्शन गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा, इस सेक्शन को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट का क्या था। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन को लाने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था उसको हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत सारी एग्जाम्पशन प्राप्त होती हैं। जो चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड होती हैं उनको बहुत सारी एग्जाम्पशन प्राप्त होती हैं। उनकी सारी इनकम सेक्शन 11 में 100% एग्जम्प्ट होती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ट्रस्ट अपनी असेट्स क्रिएट कर रहे थे, ईयर टू ईयर असेट्स बना रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है और वो हर साल इनकम उसके ऊपर डोनेशन के रूप में इनकम आती है, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के रूप में इनकम आती है, या कॉर्पोरेट डोनेशन के रूप में इनकम आती है, उस इनकम से वो असेट्स को क्रिएट करता था। उस इनकम से वो ज़मीन खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, स्कूल, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो स्कूल की बिल्डिंग खरीदता है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग खरीदता है, या अन्य कोई कैपिटल असेट्स खरीदता है। इस तरीके से वो साल दर साल एग्जम्पशन क्लेम करता था और असेट्स को अपनी को बढ़ाता हुआ चलता था। फिर कुछ सालों के बाद वो इन एक्टिविटी को, अपने ट्रस्ट की एक्टिविटी को बंद कर देता था। उसके बाद वो किसी अन्य ट्रस्ट के साथ अपनी ट्रस्ट को मर्ज कर देता था, या अपनी ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो जाता था तो वो किसी अन्य संस्था को इसको ट्रांसफ़र कर देता था, या किसी अन्य कॉमर्शियल एंटिटी को वो ट्रांसफ़र कर देता था। अभी तक इस तरह की एक्टिविटियों पे किसी प्रकार का कोई टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज नहीं किया गया था। इसी का फ़ायदा बहुत सारे ट्रस्ट उठा रहे थे। सरकार ने इस समस्या को समझा और सरकार ने देखा कि इस तरीके के ट्रस्ट बहुत बड़ी रूप में टैक्स का एवेजन कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा सेक्शन 115 TD को इंट्रोड्यूस किया गया। आज हम जानेंगे इस सेक्शन के साइलेंट फीचर, इस सेक्शन में कब कब वायलेशन होता है, किन किन असेट्स को इससे एग्जम्पशन मिली हुई है, किस किस को छूट मिली है, यानी किस किस असेट्स पर सेक्शन 115 TD नहीं लगेगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अब हम आगे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 115 TD के अनुसार ट्रस्ट अपने आप को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि इसमें जो 3 सिचुएशन दी गई हैं, मैं सबसे पहली वाली सिचुएशन है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। ट्रस्ट अपने आप को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है जो सेक्शन 12AA के अनुसार एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हम सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 215 जो कि चैरिटेबल पर्पज़ से बिलोंग करता है, उसमें हमारे चैरिटेबल पर्पज़ के लिए 7 लिम्ब दिए गए हैं, जैसे एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ टू द पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मोन्यूमेंट्स एक्सेट्रा एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इन 7 लिम्स के अलावा अगर कोई ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट में कार्य करती है तो वो सेक्शन 12AA के अनुसार एलिजिबल नहीं है। अगर कोई ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके के बाहर के ट्रस्टों में ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करती है तो कमिश्नर के द्वारा ऐसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसके पास एग्जिट टैक्स की लायबिलिटी या टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम की लायबिलिटी जनरेट हो जाती है और उसको इस टैक्स का भुगतान करना होता है। अभी हम इसको बाद में डिटेल में जानेंगे कि हमको किस दिन उस असेट्स की गणना करनी होती है और किस दिन हमको उस टैक्स को जमा करना होता है। इसके अलावा एक सिचुएशन इसमें और है, जैसे कोई ट्रस्ट जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है और अपने ऑब्जेक्ट में अगर कोई वो मॉडिफिकेशन करता है तो मॉडिफिकेशन करने के 30 दिन के अंदर उसको ट्रस्ट के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर कोई ट्रस्ट री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता है, 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल
कर दिया जाता है, या अगर किसी ट्रस्ट ने री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और कमिश्नर ने उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है, तो इन दोनों ही केसों में एग्जिट टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा केस होता है, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने ट्रस्ट को किसी ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्ज कर लिया है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है और उसके ऑब्जेक्ट इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के सिमिलर नहीं है और उसने अपने ट्रस्ट को मर्ज कर लिया है, तो ऐसे केस में अभी 115 TD लग जाएगा। इसके अलावा जो सिचुएशन है तीसरी, वो तीसरी सिचुएशन ये होती है, अगर किसी ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो जाता है, अगर किसी ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो जाता है तो इसमें कंडीशन ये होती है, अगर वो ट्रस्ट अपनी 100% असेट्स को किसी अन्य ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर देता है या किसी अन्य ट्रस्ट को डोनेट कर देता है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है या सेक्शन 1023C में अप्रूव्ड है, तो उस पर कोई एग्जिट टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। इसकी समय सीमा 12 महीने की होती है, यानी कि जिस महीने ट्रस्ट ने अपना डिसोल्यूशन किया है उस महीने के एंड से 12 महीने के अंदर ट्रस्ट अगर अपनी 100% असेट्स को दूसरे ट्रस्ट में डोनेट या ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके ऊपर एग्जिट टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है और उसको एग्जिट टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। अब इसके अलावा अब हम ये जानेंगे कि ट्रस्ट के ऊपर इन तीनों ही केसों में टैक्स की लायबिलिटी किस दिन आती है और उसको टैक्स किस दिन जमा करना होता है। अब हम सबसे पहले सिचुएशन 1 को लेकर चलते हैं कि अगर किसी ट्रस्ट ने अपने आप को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जो कि सेक्शन 12AA के अनुसार एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में जिस दिन कमिश्नर के द्वारा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है उस दिन हम ट्रस्ट की FMV निकालेंगे, ट्रस्ट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। और जिस दिन ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया है, जिस दिन ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया है, तो उस केस में हम उसी दिन उसकी FMV निकालेंगे जिस दिन उसने मॉडिफिकेशन किया है। इसके अलावा जो केस है, अगर उस ट्रस्ट ने किसी अन्य ट्रस्ट के साथ मर्ज किया है, तो जिस दिन उस ट्रस्ट ने मर्ज किया है उस दिन हम उस ट्रस्ट की FMV निकालेंगे। फोर्थ केस में जिस दिन ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हुआ है, तो जिस दिन ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हुआ है उस दिन हम ट्रस्ट की ऑल असेट्स की FMV निकालेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि हमको टैक्स किस दिन तक हमको टैक्स जमा कराना होता है। तो जो हमारा पहला केस था, अगर कोई ट्रस्ट अपने आप को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में अगर कमिश्नर के द्वारा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, तो जिस दिन SSC को CIT का ऑर्डर प्राप्त होता है जो उसने कैंसिल किया है 12AA में, उसका जो ऑर्डर प्राप्त होता है उसके बाद इसमें 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन तो ये बनती है कि इस ऑर्डर के खिलाफ SSC ट्रस्ट ने ITAT में अपील दाखिल करी है। अगर SSC ट्रस्ट ने ITAT में अपील दाखिल नहीं करी है तो ITAT में अपील दाखिल करने का समय होता है 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि जिस दिन चैरिटेबल ट्रस्ट को कमिश्नर का ऑर्डर प्राप्त होता है उस दिन से 60 डे के अंदर ITAT में अपील फाइल करनी होती है। और SSC ने अपील फाइल नहीं करी है तो 16 डेज जैसे ही ख़त्म होती हैं उस 60 डे के बाद विदिन 14 डेज ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का भुगतान करना होता है। सेकंड सिचुएशन में अगर SSC ट्रस्ट ने उस ऑर्डर के खिलाफ ITAT में अपील दाखिल करी है, तो जब ITAT से वो मैटर डिस्पोज हो जाता है, यानी कि ITAT ऑर्डर पास कर देती है कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो एग्जिट टैक्स उस ट्रस्ट पर नहीं लगेगा। अगर ITAT भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर देती है, तो जिस दिन ITAT का ऑर्डर CIT को प्राप्त होता है उस डेट से विदिन 14 डेज SSC ट्रस्ट को टैक्स का भुगतान करना होता है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड केस है, जिस दिन ट्रस्ट का मर्जर होता है दूसरी ट्रस्ट के साथ, तो जिस दिन ट्रस्ट का मर्जर होता है उस डेट से विदिन 14 डेज ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का भुगतान करना होता है। तीसरा केस होता है हमारा डिसोल्यूशन, तो जिस दिन हमारी ट्रस्ट का डिसोल्यूशन होता है हमको विदिन 12 मंथ अपनी असेट्स को दूसरी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करना होता है, डोनेट करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 महीने की समाप्ति पर विदिन 14 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 12 मंथ, जिस दिन 12 महीने ख़त्म होंगे उससे 14 डेज के अंदर हमको एग्जिट टैक्स का भुगतान करना होगा। अब हम इसमें ये समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में एग्जिट टैक्स लागू नहीं होता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो असेट्स एग्रीकल्चर इनकम से जनरेट होती हैं
यानी कि ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को या रिलीजियस ट्रस्ट को जो एग्रीकल्चर इनकम प्राप्त होती है उस सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जम्प्ट होती है। और उस इनकम से अगर ट्रस्ट ने असेट जनरेट करी है, उस इनकम से ट्रस्ट ने लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है या अन्य कोई असेट्स जनरेट करी है और उस असेट्स को वो ट्रांसफ़र करती है और वो अगर वो उसका वायलेशन भी होता है तो वो इस असेट्स पर लागू नहीं होता है और ये पूरी तरह एग्जम्प्ट होती है। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रस्ट है वो क्रिएट हुआ 1 अप्रैल 2009 को और हमको सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन मिला 31 मार्च 2017 को। तो हमारा 12A 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव होगा। इस दौरान यानी 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 17 तक के बीच में जो भी इनकम ट्रस्ट ने जनरेट करी, उस इनकम से ट्रस्ट ने जो भी असेट्स को जनरेट किया उस इनकम पर ट्रस्ट ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। उस इनकम पर ट्रस्ट ने सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम नहीं करी है। उस इनकम से जो भी असेट्स ट्रस्ट ने जनरेट करी हैं उस असेट्स को भी एग्जिट टैक्स में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको भी इसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तीसरा केस हमारा बनता है अगर ट्रस्ट का डिसोल्यूशन होता है और विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, अगर जिस महीने में डिसोल्यूशन होता है उस महीने के अंत से 12 महीने के अंदर अगर ट्रस्ट दूसरी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है उसको अगर अपने असेट से ट्रांसफ़र कर देता है तो भी उस पर एग्जिट टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य और है, जब ट्रस्ट का डिसोल्यूशन होता है और वो अपने असेट्स को किसी अन्य ट्रस्ट को डोनेट करती है तो इसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो दूसरे ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट सिमिलर होने चाहिए। अगर उसके ऑब्जेक्ट अलग भी हैं लेकिन ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होने चाहिए, सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए या सेक्शन 1023C की अप्रूवल उसको मिलनी चाहिए, तो ऐसे केस में उस पर एग्जिट टैक्स नहीं लगता है। अब हम ये देखेंगे कि एग्जिट टैक्स कितने % लगता है। एग्जिट टैक्स जो लगता है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से लगता है जो 13% है, प्लस उस पर 12% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस है। इस प्रकार हम MMR की गणना करते हैं। अगर उस चैरिटेबल ट्रस्ट पर किसी इनकम टैक्स का भुगतान बकाया है या इनकम टैक्स पेबल है तो ये एग्जिट टैक्स उस इनकम टैक्स के एडिशन होगा। उस इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है, वो इनकम टैक्स अलग जमा होगा। ये अपना एग्जिट टैक्स उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। इस सेक्शन को लाने का जो उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य यही था कि ऐसे ट्रस्टों पर लगाम लाई जा सके। मैंने आपके सामने आज एग्जिट टैक्स से संबंधित लगभग सारे प्रोविजंस का बड़ी ही बारीकी के साथ अध्ययन किया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई हों तो उसके लिए फिर हम आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविज़न और है, फाइनेंस एक्ट 2017 से गवर्नमेंट ने एक चेंज किया हो जो मैं पहले हालांकि आपको बता चुका हूँ, फिर उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सेक्शन 2 सब क्लोज 15 चैरिटेबल पर्पज, उसमें जो 7th लिम्ब है और उसमें 7th लिम्ब है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। उसमें कंडीशन ये लगाई गई थी अगर किसी ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्ट एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और किसी भी साल में उस ट्रस्ट की कॉमर्शियल एक्टिविटी से रिसीप्ट 20% से ऊपर हो जाती है, यानी कि जो उसकी ग्रॉस रिसीप्ट है उसके 20% से ऊपर उसकी कॉमर्शियल रिसीप्ट हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फाइनेंस एक्ट 2017 में ये प्रावधान आया। भारत सरकार ने इसको ये महसूस किया कि अगर इस आधार पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो ट्रस्ट के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का भुगतान करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में जेन्युइन नहीं है। इस केस में जितने भी कमिश्नर्स हैं उन सबको इंस्ट्रक्ट किया गया कि अगर किसी ट्रस्ट का इसकी रिसीट 20% से एक्सीड हो जाती है तो उस साल में उस ट्रस्ट को सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। इस बात को सारे कमिश्नरों के लिए भेज दिया गया था। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्रीडेटेड इनकम हम किस प्रकार से निकालते हैं। एक्रीडेटेड इनकम निकालने के लिए हमारे पास जो भी असेट्स हैं, टोटल असेट्स, उनकी FMV लेंगे हम। FMV में से हम 3 तरह के असेट्स की वैल्यू हटा देंगे।
पहली तरह की असेट्स तो वो होंगी जो एग्रीकल्चर इनकम से हमने ख़रीदी हैं। दूसरी तरह की असेट्स वो होंगी जो जिस दिन हमारा ट्रस्ट क्रिएट हुआ था और जिस दिन हमको रजिस्ट्रेशन मिला था उसके बीच की जो भी असेट्स होंगी जो हमने उस इनकम से ख़रीदी हैं, जिस समय हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो भी असेट्स इससे माइनस हो जाएंगी। और इससे जो हमारी डिसोल्यूशन हुआ है, डिसोल्यूशन के बाद हमने जितनी असेट्स किसी अन्य ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दी हैं, वो भी असेट्स इसमें से घट जाएंगी। तो ये हमारी टोटल असेट्स हो जाएंगी। इसमें से हमको टोटल लायबिलिटी माइनस करनी होंगी। टोटल लायबिलिटी की जो बुक वैल्यू होगी वो हमको इसमें से माइनस करनी होगी। उसके बाद हमारी एग्रीगेटेड असेट्स निकलेंगी। एग्रीगेटेड असेट्स में से हमको TDS, TCS, एडवांस टैक्स या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो भी हमको माइनस करना होगा। उसके बाद हमारी एग्रीगेटेड असेट्स निकल जाएंगी। उसकी हम FMV लेंगे और उस FMV पर ही हमको MMR के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा। तो साथियों, ये था टैक्स ऑन एक्रीडेटेड इनकम या एग्जिट टैक्स। आज हमने इसके प्रोविज़नों का आपको लगभग बारीकी से अध्ययन करा दिया है। तो मेरा सभी चैरिटेबल ट्रस्ट से या रिलीजियस ट्रस्ट जो भी लोग चला रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी ट्रस्टों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसकी अपील फाइल करिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपके ऊपर एक बहुत हैवी लायबिलिटी एग्रीगेटेड टैक्स के रूप में आ सकती है, जो आज से 3-4 साल पहले तक नहीं थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि सारी एक्टिविटी हो वो जेन्युइन हो। जो भी जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर हमको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिला है वो हमारे उन ऑब्जेक्ट का फुलफिलमेंट हो। और अगर हमारा कोई ट्रस्ट डिसॉल्व भी होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हो सकते हैं जिनमें वर्किंग नहीं है, जो है चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने बना लिए थे, आज उसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं है, तो उनको किसी अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट को अपनी सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ना आए। तो साथियों, इसी के साथ आज का अपना मैं वीडियो ही समाप्त कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए। और इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर और इनकम टैक्स में आपको अगर कोई क्लैरिटी लेनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं और आपका ज्ञान वर्धन करता रहूं और अपनी नॉलेज भी बढ़ाता रहूं और आपको मैं शेयर करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।